मैं आपका दोस्त संतोष कुमार शर्मा यूथ कंपटीशन टाइम्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज आपके लिए लेकर आया हूँ भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स के कुछ सवाल। फिजिक्स में दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे ऊष्मा के बारे में। ऊष्मा अर्थात हीट। हीट किसे कहते हैं बच्चों? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। हीट क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे वैद्युत ऊर्जा होती है, प्रकाश ऊर्जा होती है, ध्वनि ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है, उसी प्रकार से ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा अर्थात गर्माहट। ऊष्मा को गर्माहट भी आप कह सकते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे ताप और तापमापन के बारे में। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए आ रहा है, लगभग किस टेम्परेचर पे जल का घनत्व सबसे अधिक होता है दोस्तों? तो घनत्व का मतलब क्या होता है? गाढ़ापन। घनत्व का मतलब गाढ़ापन। पानी सबसे ज्यादा गाढ़ा कब होता है? गाढ़ा मतलब उसका घनत्व सबसे ज्यादा कब होता है? पानी सबसे ज्यादा भारी कब होता है? तो पानी सबसे ज्यादा भारी होता है दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पे। पानी सबसे ज्यादा भारी कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे बच्चों। ये जो 4 डिग्री सेल्सियस आप देख रहे हैं, ये डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है 4। इसको केल्विन में बदलना है। तो आप जानते हैं कि डिग्री सेल्सियस को जब आप केल्विन में बदलते हैं तो क्या किया जाता है बच्चों? 273 को जोड़ दिया जाता है। तो 4 में 273 जैसे ही जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 277 केल्विन। ठीक है, आइए देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पे है। पहला नहीं है, दूसरा नहीं, तीसरा ऑप्शन दोस्तों सही है। 764 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। 277 केल्विन टेम्परेचर पे जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। राइट। अगले सवाल पे आपको ले चलें दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल था ये। अगला सवाल आपके सामने 765 37 डिग्री सेल्सियस तापमान लगभग किस फ़ारेनहाइट के बराबर होता है बच्चों? सवाल नंबर 765। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। ये एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। जब आपको बुखार ना हो, आप बिल्कुल फिट हों, स्वस्थ हों, उस समय आपका जो बॉडी टेम्परेचर होता है, आपके शरीर का जो तापमान होता है बच्चों, वो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो F -32 बटे 9 बराबर C/5। इस फॉर्मूले में बच्चों जहां पे C लिखा हुआ वहां पे आप 37 रख दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 37/5 बराबर F -32/9। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ से फ़ारेनहाइट का कैलकुलेशन करेंगे तो वो कितना आएगा आपके लिए? वो आएगा आपके लिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दीजिए। एनटीपीसी आरआरबी स्टेज 2 13 जून 2022 को पहली पारी में पूछा गया था दोस्तों ये सवाल। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है ये, 0 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है बच्चों? बहुत अच्छा सवाल। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो आप क्या करिएगा बच्चों, F -32/9 बराबर C/5। 0 डिग्री सेल्सियस जहां पे C लिखा हुआ है वहां पे आप क्या करिएगा? 0 लिख दीजिए। जैसे 0 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 0। 9 का 0 में गुणा कर दीजिए तो F बराबर कितना आएगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कहाँ पे है 32? ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। सवाल नंबर 766 के लिए ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है 3/4/2016, पहला शिफ्ट, पहला स्टेज। आगे है बच्चों आपके सामने 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? जल द्रव रूप में होगा। 12 डिग्री सेल्सियस पे जो आपका पानी है, जो जल है, वो क्या होगा बच्चों? द्रव के रूप में होगा, लिक्विड के फॉर्म में होगा। वह गैस या ठोस के फॉर्म में नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है 3/3/2021 को पूछा गया था। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है -200 डिग्री सेल्सियस
बराबर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ़ारेनहाइट। बहुत बढ़िया सवाल। क्या करिएगा, F-32/9 बराबर C/5। आप ऐसा कीजिए, जहां पे C लिखा हुआ हो -200 लिख दीजिए। तो F-32/9 बराबर -200/5। 5 से भाग देंगे बच्चों तो 40 बार जाएगा, और 40 का 9 में गुणा करेंगे तो 40 नमा 360 निगेटिव में। तो F बराबर हो जाएगा 360 प्लस 32। 360 में से 30 गया 330, 328 आना चाहिए बच्चों निगेटिव में, -328 डिग्री फ़ारेनहाइट। -328 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये है आपका करेक्ट आंसर सवाल नंबर 768 के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आरआरबी के लोको पायलट का सवाल है बच्चों, स्टेज 2, 21/1/2021। क्या खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। 21 जनवरी 2021 को पूछा गया था बच्चों ये सवाल। आपके स्क्रीन पर अगला सवाल आ रहा है, ये पानी का हिमांक बिंदु क्या है, किस टेम्परेचर पे, फ़ारेनहाइट में पूछा गया है, किस टेम्परेचर पे पानी जम जाएगा। तो पानी बच्चों वैसे तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को अगर आप फ़ारेनहाइट में बदलते हैं तो यह 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर आता है। लिहाजा आप 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे टिक मार दीजिए। कैसे आता है ये आप देखना चाहें तो एक बार मैं आपके लिए फिर से हल कर दे रहा हूं। F-32/9 बराबर C/5, ऐसे कर लीजिए। जहां पे C लिखा हुआ है वहां पे आप लिख दीजिए शून्य। जैसे यहां शून्य करेंगे तो 0/5 हो जाएगा, ये बराबर शून्य। इस शून्य को 9 में गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा बच्चों आपके पास F-32 बराबर 0, इसलिए F बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, सवाल नंबर 769 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। जल का हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, अर्थात टेम्परेचर आपका जब फ़ारेनहाइट स्केल पर 32 डिग्री सेल्सियस हो, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, तो आपका जल क्या होगा बच्चों, ठोस में बदल जाएगा, बर्फ में बदल जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी का 19/4/2016 का सवाल है, पहली पारी पहला स्टेज। आगे देखिए बच्चों, -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर होता है बच्चों। बहुत बढ़िया सवाल। ये 0 केल्विन के बराबर होता है बच्चों। ये -273.15 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 0 के। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है बच्चों 770। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है बच्चों, ये देखिए क्या है सवाल। कहा जा रहा है अगले सवाल में आपसे, क्रायोजेनिक किसको दर्शाता है बच्चों। तो जो क्रायोजेनिक है बच्चों, ये किसको दर्शाता है, इस बात को देख लिया जाए। कम तापमान उच्च तापमान, कम दबाव उच्च दबाव, तो कम तापमान को दर्शाता है बच्चों। क्रायोजेनिक का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर जब कम हो तो उसे क्रायोजेनिक कह के बुलाते हैं बच्चों। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है 19/4/2016, स्टेज पहला शिफ्ट तीसरा। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है बच्चों। 4 डिग्री सेल्सियस से कम करेंगे तो भी पानी का घनत्व कम होने लगेगा, 4 से ज्यादा करेंगे तो भी पानी का घनत्व कम होने लगेगा। 4 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जब पानी का घनत्व मैक्सिमम होता है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, किस तापमान पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है बच्चों। वही सवाल फिर से आया है, आरआरबी जूनियर इंजीनियर 2014 रेड पेपर का सवाल है ये, 14/12/2014। 4 डिग्री सेल्सियस टिक मार दीजिए। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। अगला सवाल आपके सामने 775, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो 277 केल्विन। क्यों, 4 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस में है ना, इसमें आप 273 को जोड़ दीजिए। तो 4 डिग्री सेल्सियस में 273 को जोड़ेंगे तो 277 केल्विन हो जाएगा बच्चों।
ये आपके लिए करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? केल्विन पैमाने पर सवाल नंबर 776 कहा जा रहा है मानक कक्षीय तापमान 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस को ही आप केल्विन में कन्वर्ट कर दीजिए, जो आएगा बच्चों वो मानक, जैसे आप कहते हैं ना STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर होता है बच्चों वो कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस में, और उसको केल्विन में बदल देंगे तो 0 में 273 जोड़ दीजिएगा, जो आएगा वो 273 आएगा बच्चों। सवाल नंबर 776 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, 372 डिग्री सेल्सियस को केल्विन पैमाने में परिवर्तित करें। 372 डिग्री सेल्सियस को केल्विन पैमाने पर ले जाना है, तो क्या करेंगे बच्चों? 372 में 273 को जोड़ दीजिए। लीजिए हमने जोड़ दिया, 3 2 5 हो जाएगा बच्चों, 7 7 14 हो जाएगा बच्चों, और 3 2 5 1 645 केल्विन। 645 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए बच्चों। सवाल नंबर 777 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। आरआरबी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 19/9/2019 का सवाल है, तीसरे शिफ्ट का बच्चों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है निम्नलिखित में से किस पर नामित है? दोस्तों जो सेंटीग्रेड है वो केल्विन के नाम पर हो नहीं सकता, क्रिस्टिन के नाम पे हो नहीं सकता, स्ट्रोमर के नाम पे हो नहीं सकता, एंडर्स सेल्सियस के नाम पे हो सकता है। सवाल नंबर 778 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। इन्हीं एंडर्स सेल्सियस महोदय के नाम पर सेंटीग्रेड तापमान का नाम रखा गया है बच्चों, इसीलिए सेल्सियस भी कहा जाता है सेंटीग्रेड को। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है बच्चों, ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा? बिल्कुल रटा रटाया सवाल है, -40 डिग्री सेल्सियस या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस सवाल की गहराई में आपको ले चलता हूं। देखिए पूछा यह गया है कि वह कौन सा तापमान है, वह कौन सा टेम्परेचर है जो सेल्सियस वाले थर्मामीटर से नापा जाए तो और फ़ारेनहाइट वाले थर्मामीटर से नापा जाए तो दोनों ही केसेस में इक्वल आए, रीडिंग सेम आए। तो उसके लिए आप F - 32/9 इक्वल टू C/5 ऐसे लिख लीजिए, और जहां पे F है बच्चों वहां पे C लिख लीजिए, क्योंकि F और C बराबर होने वाले हैं। तो आपने यहां पर जब C लिख लिया है, ये हो जाएगा C - 32/9 बराबर C/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 9C इक्वल टू 5C - 160। 5C को उठा के इधर लाइए तो 9C में से 5C घटाएंगे तो 4C इक्वल टू -160। इसलिए C बराबर -160 में 4 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। यह भी माइनस में है। तो बच्चों -40 डिग्री सेल्सियस या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट वह टेम्परेचर पॉइंट है, वह ताप बिंदु है जो सेल्सियस पैमाने पर और फ़ारेनहाइट पैमाने पर इक्वल होता है। सवाल नंबर 779 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। आरआरबी जूनियर इंजीनियर 2014 का सवाल है बच्चों, 14/12/2014 रेड पेपर। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, ये परम शून्य ताप की प्राप्ति होती है प्रणाली की आणविक संवेग के शून्य हो जाने पर समुद्र स्तर पर -273 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर पृथ्वी के केंद्र पर। सवाल नंबर 780 के लिए बच्चों, -273 डिग्री सेल्सियस तापमान, इसको जब आप केल्विन में चेंज करेंगे तो 0 के आएगा, उसी को परम शून्य कहते हैं। तो परम शून्य ताप क्या होता है बच्चों? -273 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को परम शून्य या एब्सोल्यूट जीरो कह के बुलाया जाता है। आरआरबी जेई का सवाल है 14/12/2014 ग्रीन पेपर।
आगे है दोस्तों आपके सामने ताप शून्य निरपेक्ष के मान पर पहुंचता है, एब्सोल्यूट जीरो कब होता है? -273 के। निर्वात की स्थिति में पृथ्वी के केंद्र पर जब तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाती है, तो दोस्तों एब्सोल्यूट जीरो जो होगा बच्चों वो -273 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ना कि -273 केल्विन पे। तो आप किस पे टिक लगाएंगे सवाल नंबर 781 के लिए बच्चों? जब तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाए, उस सिस्टम की मॉलिक्यूलर मूवमेंट जीरो हो जाए, मतलब उसके मॉलिक्यूल गति करना बंद कर दें, उस समय बच्चों एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। सवाल नंबर 782, एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन पैमाने पर तापमान क्या होगा? सेल्सियस में 78 है बच्चों, तो केल्विन में बदलना है इसको। क्या करिएगा? 78 डिग्री सेल्सियस को 273 में 78 को जोड़ दीजिएगा, तो 8 3 11 हो जाएगा बच्चों, 7 7 14, 1 15 हो जाएगा बच्चों, और 2 और 1 351 केल्विन। 351 केल्विन पे टिक मार दिए। सवाल नंबर 782 ऑप्शन नंबर डी, ये लोको पायलट और टेक्नीशियन का सवाल है बच्चों। कब पूछा गया था? 9/8/2018, तीसरी पारी में पूछा गया सवाल है ये। आगे आपकी स्क्रीन पर आ रहा है अगला सवाल, ये रहा 783, सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा? दिए गए तापमान को 273 से गुणा करें, हरगिज नहीं, दिए गए तापमान में 273 जोड़ें, यही सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिए बच्चों, यही करेक्ट आंसर है। ये पूछा गया है आपसे आरआरबी ग्रुप डी में। कब कब पूछा गया है? 19/9/2018, 8/10/2018, और एएलपी और टेक्नीशियन 9/8/2018। आपके सामने अगला सवाल आ रहा है बच्चों, ये स्क्रीन पर। ये उस तापमान का मान कितना होगा जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सवाल नंबर 784, सवाल नंबर 784 के लिए बच्चों ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। हम जब स्वस्थ होते हैं, हमें बुखार नहीं होता, हेल्दी होते हैं, प्रसन्न होते हैं, खुश रहते हैं, पूरी तरह से स्वस्थ रहते हैं, उस समय हमारे शरीर का जो तापमान होता है वो कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 784 के बाद हम आपको ले चलते हैं 785 पे। ये सवाल आरआरबी के एनटीपीसी में पहले स्टेज में 27/4/2016 को पहली पारी में पूछा गया था बच्चों। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। गलती से भी आप पहले पर टिक मत मारिएगा। 98.6 डिग्री सेल्सियस का मतलब आदमी जिंदा नहीं रह पाएगा। 37 डिग्री फ़ारेनहाइट ये बहुत कम होता है, इसमें तो आदमी का राम नाम सत्य हो जाएगा। 40 डिग्री सेल्सियस ये भयंकर वाला बुखार दर्शाता है। आप क्या करिएगा? ऑप्शन नंबर बी को लॉक करें, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखभाल के टिक लगाइएगा। अगला सवाल बच्चों आपके सामने आ रहा है, लेकिन ये सवाल पूछा गया था एनटीपीसी में 23 फरवरी 2021 को, पहली पारी पहला स्टेज। अगला सवाल है 786, 273 के का मान क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 273 केल्विन? 0 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में चेक कन्वर्ट करना है बच्चों। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन। बहुत आसान सवाल, आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है, और ये है सवाल नंबर 786। आप लोग 786 से भली भांति परिचित होंगे। अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी कुली, उस फिल्म में दोस्तों अमिताभ बच्चन जिस बिल्ले का इस्तेमाल करते हैं वो बिल्ला नंबर 786 होता है। और 786 क्या होता है बच्चों? आप लोग जानते होंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसा बोलते हैं ना जब हम कोई शुभ काम करते हैं। तो 786 से हम लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन हम लोग पहुंच चुके हैं अब 787 पे। दोस्तों सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या संबंध है? सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या संबंध है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस एंड केल्विन? तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है बच्चों? 273 केल्विन। ये पहला वाला रॉन्ग है, तीसरा वाला भी रॉन्ग है बच्चों, और ये वाला भी
रॉन्ग है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए। 787 के लिए ऑप्शन नंबर बी, आरआरबी ग्रुप डी का सवाल था ये। आगे ले चलते हैं बच्चों आपको हम ले करके ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 788 पे। अगला सवाल ये रहा, निम्न में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है? केल्विन है, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, पास्कल नहीं है। मार दीजिए टिक, ऑप्शन नंबर बी लॉक करिए। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल था बच्चों ये। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है 789। किस तापमान पर पानी तरल और ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है? बहुत बेहतरीन सवाल है। पानी किस टेम्परेचर पे तरल और ठोस और गैस भी, जल वाष्प भी, तीनों स्थितियों में विद्यमान होता है बच्चों? वो होता है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस को बच्चों? 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोग कहते हैं जल का त्रिक बिंदु। त्रिक बिंदु अर्थात ट्रिपल पॉइंट। देखिए, जल वाष्प, वाटर वेपर, जल यानी कि द्रव, और बर्फ यानी कि ठोस। 0 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे पानी अपने तीनों ही अवस्थाओं में उपस्थित होता है। इसीलिए उस टेम्परेचर का नाम रखा जाता है बच्चों जल का ट्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट। याद रखिएगा हमेशा के लिए, जल का ट्रिपल पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। सवाल नंबर 789, आरआरबी ग्रुप डी का सवाल। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है 790। केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या होगा? हिमांक मतलब पानी जिस टेम्परेचर पे हिम में बदल जाए। हिम अर्थात बर्फ। पानी जिस टेम्परेचर पे बर्फ में बदल जाए उस टेम्परेचर को हिमांक कहते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी बर्फ में बदलता है बच्चों। 0 डिग्री सेल्सियस को 273 से जोड़ दीजिए तो 273.15 केल्विन। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। 790 के लिए ऑप्शन नंबर डी। आरआरबी एनटीपीसी 30/12/2020 का सवाल है, दूसरा शिफ्ट पहला स्टेज। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, बर्फ का गलनांक। बर्फ पिघलता है, यह भी 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है। 0 अर्थात 273 के। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए बच्चों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है 792। केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में से 273 घटाना होगा। 273 को घटाना पड़ेगा दोस्तों। तो घटा दिया जाए 273 को, ये लीजिए। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। आरआरबी जूनियर इंजीनियर 23 मई 2019 पहला शिफ्ट का सवाल है बच्चों ये, बेहद महत्वपूर्ण सवाल। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, ऊष्मा चालन और विकिरण से घन वस्तु में ऊष्मा चालन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? सामग्री की घनता पर, सामग्री के आयाम पर, घर्षण पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। सवाल नंबर 793 793 के लिए दोस्तों आपको ले चलता हूं मैं। घन वस्तु में ऊष्मा चालन की दर सामग्री की घनता पर, सामग्री के आयाम पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर, इन तीनों बातों पर निर्भर करता है, किसी पे निर्भर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ऊष्मा का घर्षण से कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा सवाल नंबर 793 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक करें। आरआरबी एनटीपीसी 19/4/2016 का सवाल है बच्चों। आगे ले चलता हूं आपको 794 794 नंबर क्वेश्चन पे। 794 ध्यान दीजिए। 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है? 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है? क्योंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान पानी के कण ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित करते हैं ना। क्योंकि बर्फ से जल में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान पानी के कण ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, जी नहीं। क्योंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान पानी के कण ऊष्मीय ऊर्जा को विकिरित करते हैं, जी नहीं। क्योंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। सवाल नंबर 794 ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दीजिए बच्चों।
अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, ये ताप का अंतरण, अंतरण को अंग्रेजी में ट्रांसफर कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ टेम्परेचर या हीट ट्रांसफर मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण विधियों से होता है। कैसे होता है बच्चों? सवाल नंबर 795 आरआरबी जूनियर इंजीनियर का सवाल है, 14/12/2014 ग्रीन पेपर। बहुत अच्छा सवाल। सवाल नंबर 795 के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर, गर्म जल को ले जाने वाले इंसुलेटेड पाइप में, रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर बॉयल में, बॉयलर भट्टियों में, किसी संघनित्र में। बॉयलर की जो भट्टियां होती हैं बच्चों, वहां पे चालन भी होता है, संवहन भी होता है और विकिरण भी होता है। बॉयलर आप जानते हैं, पानी को बॉयल करने का बड़ा सिस्टम, जहाँ पे पावर हाउस होते हैं, थर्मल पावर प्लांट होते हैं जहाँ पे, वहाँ पे हमारे पास बॉयलर होता है। आप जिस कमरे में बैठे हुए इस कमरे से भी बड़े बड़े प्रेशर कुकर, ऐसा आप सोच लीजिए, है ना। उसमें पानी को भर देते हैं और बाहर से आग का इंतज़ाम करते हैं। इसको कहा जाता है वाटर ट्यूब बॉयलर। कई बार ऐसा होता है कि पानी बाहर होता है, आग कुकर के अंदर जलाई जाती है, उसको कहते हैं फायर ट्यूब बॉयलर। तो हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों बॉयलर भट्टियों के बारे में। तो वहाँ पे पानी का जो खौलने का प्रोसेस है, पानी के उबलने का प्रोसेस है, उसमें ऊष्मा चालन विधि से भी चलती है, संवहन विधि से भी चलती है और विकिरण से भी चलती है। ये तीनों ही उद्देश्य बॉयलर भट्टियों में पूरे होते नजर आते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिए। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों ये रहा, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से निर्भर रहता है इसके तापमान पर, पिंड की प्रकृति पर, इसके पृष्ठ के विस्तार और प्रकार पर, उपरोक्त सभी पर। सवाल नंबर 796 दोस्तों ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। विकिरण अर्थात रेडिएशन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, पिंड का स्वभाव कैसा है और इसके पृष्ठ का विस्तार और प्रकार कैसा है, इन सारी बातों में निर्भर करता है बच्चों विकिरण द्वारा हीट का ट्रांसफर। आरआरबी जेई 2014 रेड पेपर 14/12/2014 का सवाल है बच्चों। अगला सवाल देखिए, ऊष्मीय प्रसार से रिलेटेड है। ऊष्मीय प्रसार किसको कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मल एक्सपेंशन? थर्मल एक्सपेंशन का मतलब है बच्चों, जब किसी वस्तु को आप गर्म करते हैं तो उसकी साइज बढ़ जाती है। लोहे का एक सरिया आप ले लें, उसको आप गर्म करते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, चौड़ाई बढ़ जाएगी, आयतन बढ़ जाएगा। तो नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। अभिकथन में कहा जा रहा है लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है। क्यों? लोहा गर्मियों में फैलता है। आप जानते हैं बच्चों, लोहे की जो पटरियां होती हैं उनमें एक गैप छोड़ देते हैं, करीब 2 सेंटीमीटर के आसपास का गैप, 2.5 सेंटीमीटर का छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ दिया जाता है? गर्मी के दिनों में लोहे की पटरियां एक्सपैंड करती हैं, फैलती हैं, तो उनको फैलने के लिए स्पेस दिया जाता है। ना दिया जाए तो टेढ़ी हो जाएंगी और रेल गिर सकती है, ट्रेन डिरेल हो सकती है बच्चों। स्टेटमेंट भी सही है और उसका रीजन भी सही है। ऑप्शन नंबर किस पे टिक मार दिया जाए? सी पे। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की उचित व्याख्या है। सवाल नंबर 797 ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी 16/4/2016 का सवाल, स्टेज नंबर पहला, शिफ्ट नंबर दूसरा। आगे है दोस्तों आपके सामने 798। कौन सा वाला सिस्टम है जो तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरित करता है? संवहन संबंधी, तंत्रिका तंत्र संबंधी, उत्सर्जन संबंधी और श्वसन संबंधी। तो दोस्तों तरल पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पर संचरित कौन करता है? संवहन। सवाल नंबर 798 का सवाल ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए बच्चों। संवहन। कन्वेक्शन, जैसे कन्वेक्शन का मतलब होता है आप भगोने में पानी भर दीजिए और उसको गैस पे चढ़ा दीजिए और पानी को गर्म होने दीजिए, तो सबसे पहले ये वाला जो भगोने की सतह है उससे लगा हुआ जो पानी का लेयर है वो गर्म होगा। गर्म होगा तो हल्का होगा, हल्का होगा तो ये उठेगा, ऊपर जाएगा।
और जो ठंडा पानी है वो भारी है, वो नीचे आएगा बच्चों। तो पानी का संचरण हो रहा है, पानी यहां से उधर जा रहा है, उधर से इधर आ रहा है। तो पानी का जो संचरण है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वो संवहन विधि से हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। सवाल नंबर 798 के लिए आरआरबी ग्रुप डी का सवाल था। ये अगला सवाल आपके सामने, संवहन पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली है दोस्तों। जो संवहन है पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली है। और आगे है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। 799 को, ऑप्शन नंबर ए 799 को ऑप्शन नंबर ए से लॉक किया जाए। सवाल नंबर, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ रहा है, लेकिन ये लोको पायलट और टेक्नीशियन का सवाल स्टेज 2 8/1/2019 को पूछा गया था बच्चों। लॉक कर दीजिए कन्वेक्शन या संवहन को 799 के लिए। सवाल नंबर 800, हम लोगों ने 800 सवाल पार कर लिए। द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्य कारण क्या है? संवहन, द्रव में और गैस में टेम्परेचर के ट्रांसफर का बहुत बड़ा रीजन है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए, संवहन। अगला सवाल है बच्चों आपके सामने 801, सुचालक, कुचालक और उष्मारोधी, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर इंसुलेटर। ये जो कंडक्टर इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर है, ये किसके कंडक्टर हैं बच्चों? हीट के कंडक्टर हैं। और हीट के इंसुलेटर हैं, हीट के नॉन कंडक्टर हैं। ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं, क्यों? इसलिए बच्चों क्योंकि ऊन जो है वो ऊष्मा का कुचालक है। ऊष्मा का कुचालक मतलब आपके शरीर की जो गर्माहट है, शरीर की जो ऊष्मा है, वो शरीर से निकल के वायुमंडल में नहीं जा पाती और आपको गर्म रखती है। गर्म रखती है मतलब जिस ताप पे आपका शरीर है उसे ताप को बनाए रखती है, मेंटेन रखती है ना? तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। सीनियर सेक्शन इंजीनियर का सवाल है, 21/12/2014 का सवाल, सेट नंबर 8 ग्रीन पेपर दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है 802, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक है? उष्णता मतलब होता है गर्माहट, हीट। कुचालक मतलब बैड कंडक्टर। लकड़ी, हीरा, पानी, माइका। माइका दोस्तों 802, माइका मतलब अभ्रक कहते हैं माइका को। पानी, हीरा, लकड़ी, चारों को चेक करिए। सवाल नंबर 802 के लिए बच्चों, तो इसमें से लकड़ी जो है वो कुचालक है। लकड़ी क्या करता है दोस्तों? गर्माहट को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने से रोकता है। हीरा क्या करेगा? हीट को ट्रांसफर होने में मदद करेगा। पानी भी मदद करेगा, माइका भी मदद करेगा बच्चों। माइका आप लोगों ने देखा होगा, आप कपड़ा प्रेस करने का जो आपके पास आयरन होता है, उसको कभी पेचकस लेके खोल दें अगर आप, तो उसमें आपको अभ्रक यानी कि माइका की एक लेयर नजर आती है। ये इलेक्ट्रिसिटी का तो बैड कंडक्टर है, लेकिन हीट का गुड कंडक्टर है, याद रखिएगा। लिहाजा आप माइका पे टिक मत लगाइएगा, आप टिक लगाएंगे लकड़ी पे। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने ये रहा, बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन में इसका इस्तेमाल होता है बच्चों। सवाल नंबर 803 आपके सामने आ रहा है। यह भंगुर नहीं है, यह अत्यधिक ऊष्मा का प्रतिरोधी है, किसी भी अन्य बर्तन से अधिक तेजी से खाना बनाता है, ऊर्जा कुशल होता है। जी नहीं, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करें। यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है मतलब हीट को एक तरफ से दूसरी तरफ तक जाने नहीं देता है, इसलिए इसको ऊष्मा का प्रतिरोधी कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। एनटीपीसी आरआरबी 11/4/2016 का सवाल, दूसरा शिफ्ट पहला स्टेज। इनमें से कौन विद्युत का काफी अच्छा चालक है? माइका, बैकेलाइट, ग्रेफाइट, शुष्क वायु। सूखी हुई हवा, ग्रेफाइट, बैकेलाइट और माइका। सवाल नंबर 804 के लिए दोस्तों कहा जा रहा है कौन है जो विद्युत का काफी अच्छा चालक है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर। तो माइका से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, बैकेलाइट से पास नहीं होती, सूखी हुई हवा से भी पास नहीं होती है, ग्रेफाइट में पास होती है। पेंसिल शार्प कीजिए, जो उसके अंदर लीड आपको काले रंग की या भूरे रंग की नजर आती है बच्चों, ग्रे कलर की लीड देखते हैं आप ना, वही ग्रेफाइट है। वो विद्युत का बेहतरीन कंडक्टर है,
गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो आपको टिक लगाना है किस पे? ग्रेफाइट पे। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। सवाल नंबर 804 आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है 17 जनवरी 2017। पहला स्टेज, तीसरा शिफ्ट। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, किसी वस्तु में किसकी उपस्थिति कारण वह विद्युत का सुचालक बनता है? तो इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति कारण विद्युत का सुचालक बनता है बच्चों। अगर किसी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, या ऐसे कहिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, तब वह गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। सवाल नंबर 805 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक करें। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है 17/1/2017। पहला स्टेज और तीसरा शिफ्ट। दोस्तों अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? चीनी मिट्टी के बर्तन, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, निकल। जो टंगस्टन है बच्चों, निकल है बच्चों, एल्यूमिनियम बच्चों, ये तीनों के तीनों गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। फिर चीनी मिट्टी का जो बर्तन है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं है, ये बैड कंडक्टर है, कुचालक है, अर्थात सुचालक नहीं है। आप किस पे टिक लगाएंगे? आपको टिक लगाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए पर। कैसे? ऐसे, ये यूं। सवाल नंबर 806 के लिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। दोस्तों अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत आवेश का सुचालक है? कांच, कागज, तांबा, पानी। तांबा दोस्तों आवेश का बहुत बढ़िया कंडक्टर है। आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत। विद्युत के प्रवाह के लिए तांबा सबसे बढ़िया मटेरियल है बच्चों। कांच कुचालक है, कागज कुचालक है, पानी बहुत बढ़िया चालक नहीं है। ठीक है, तो तांबा जो है उस पर टिक मार दीजिए, तांबा सुचालक है। सवाल नंबर 807 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में समानता का पता लगाएं। चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम। चांदी है, तांबा है, सोना है, एल्यूमिनियम है, सभी विद्युत के अच्छे चालक हैं बच्चों। ये सभी सुचालक हैं, यही इनमें समानता है। ये सभी अच्छे विद्युत रोधी हैं, हरगिज नहीं। सभी कीमती धातुएं हैं, जी नहीं। कोई समानता नहीं है, जी नहीं। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करें, करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 808 के लिए ऑप्शन नंबर सी। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है, पहला स्टेज, पहला शिफ्ट 22/4/2016 का सवाल है बच्चों। आगे आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है सवाल नंबर 809। किसी ठोस धातु का ऊष्मीय चालकता सामान्यतः बढ़ते तापमान के साथ, बढ़ेगा कि घटेगा कि स्थिर रहेगा, इसका घटना बढ़ना तापमान पर डिपेंड ही नहीं करता। आरआरबी के जूनियर इंजीनियर 2014 का रेड पेपर का सवाल है बच्चों, ये सेट नंबर 2, 14/12/2014। सवाल नंबर 809, ऊष्मीय चालकता निर्भर करती है किस किस बात पे निर्भर करती है बच्चों? सवाल नंबर 809 के लिए कृपया ध्यान दें, गौर से देखिएगा। किसी ठोस धातु का तापमान बढ़ा दीजिए तो ऊष्मीय चालकता घट जाती है बच्चों। ऊष्मीय चालकता मतलब होता है ऊष्मा को ट्रांसफर करने की योग्यता, ऊष्मा को ट्रांसफर करने की प्रॉपर्टी। तो वो प्रॉपर्टी टेम्परेचर बढ़ाने पे कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए। आरआरबी जेईई 2014 का सवाल है बच्चों। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक ऊष्मारोधी है? सबसे ज्यादा ऊष्मारोधी कौन है बच्चों, ये पूछा गया है सवाल नंबर 810 के लिए। रबड़, कांच, प्लास्टिक, एबोनाइट, कपास, तांबा। ऊष्मा का रोधी तांबा तो रोधी नहीं है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बैकेलाइट, शुष्क हवा, रबड़। चांदी और तांबा और सोना लोहा, बैकेलाइट, शुष्क हवा, कागज, एबोनाइट, एल्यूमिनियम। इसमें सब कुछ ठीक था, एल्यूमिनियम हो गया, इसलिए ये नहीं हो सकता। चांदी और तांबा हरगिज नहीं हो सकता दोस्तों। पहले वाले में तांबा है, इसलिए ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करें। प्लास्टिक है, एबोनाइट है, कागज है, कपास है, बैकेलाइट है, सूखी हुई हवा है, रबड़ है, ये सब के सब ऊष्मा के रोधी हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, ये लेड और मरकरी तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के चालक होते हैं। एल्यूमिनियम और सिल्वर, कॉपर और लोहा, कॉपर और एल्यूमिनियम क्या है दोस्तों? सवाल नंबर 811, कहा जा रहा है तुलनात्मक रूप से, तो कंपैरेटिव मतलब तुलना करनी है आपको। सोने, चांदी, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम में तुलना करनी है बच्चों। तो अगर यहाँ पे देखिए सिल्वर है, यहाँ पे देखिए कॉपर है, यहाँ पे देखिए कॉपर और एल्यूमिनियम है,
इनकी तुलना में जो लेड होता है वो और जो मरकरी होता है वो, यह दोनों कुचालक होते हैं। वैसे तो कंडक्टर हैं ये हीट के, लेकिन इनसे तुलना किया जाए तो इनके मुकाबले में ये कुचालक होते हैं, और लिहाजा आपको टिक मारना है ऑप्शन नंबर ए पर। सवाल नंबर 811 के लिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है 12/10/2018, तीसरी पारी का दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक ऊष्मा संवेदनशील, ऊष्मा के लिए, हीट के लिए सेंसिटिव हो, उसको थर्मिस्टर कहते हैं बच्चों। ये नहीं और ये भी नहीं, संधारित्र नहीं, ट्रांजिस्टर नहीं, द्विध्रुव नहीं, थर्मिस्टर होता है जो वो हीट को लेकर के बेहद सेंसिटिव होता है। ये 26/10/2018 को पूछा गया सवाल आरआरबी ग्रुप डी का दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने देखिए, किरचॉफ और स्टीफन का नियम, न्यूटन का शीतलन नियम इस यूनिट से है। सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? बहुत बढ़िया सवाल, आरआरबी ग्रुप डी का सवाल बच्चों। सौर कुकर मतलब क्या होता है बच्चों? सोलर प्रेशर कुकर जो होता है उसके भीतर का टेम्परेचर और रंग क्या होता है बच्चों? तो काले रंग का होता है अंदर से। वो सौर कुकर के अंदर का टेम्परेचर, वो रंग क्या होगा बच्चों? कलर क्या होगा? काला। टिक मार दीजिए ऑप्शन नंबर सी पे। अगला सवाल आपके सामने, एक गर्म पिंड न्यूटन के ठंडक के नियम का अनुसरण करता है। पिंड का प्रारूपी तापमान समय के साथ आरेख क्या होगा बच्चों? जैसे जैसे समय बीतेगा, समय के साथ उसका तापमान गिरता है, लेकिन पहले तेजी से गिरेगा और फिर धीरे धीरे गिरेगा। मतलब क्या निकला? ये टाइम है बच्चों और ये टेम्परेचर है बच्चों। समय के साथ तापमान में गिरावट पहले तेजी से होगी, फिर तापमान में गिरावट की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। इस तरह का ग्राफ कहां पे है? ऑप्शन नंबर डी लॉक किया जाए। आरआरबी जेई का सवाल है 14/12/2014 ग्रीन पेपर। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। कैसे लॉक किया जाए? ऐसे, ये लॉक कर दिया ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 814 ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, अवस्था परिवर्तन और गुप्त ऊष्मा। लैटेंट हीट किसको कहते हैं? ऊष्मा की वह मात्रा जो टेम्परेचर को बढ़ाती नहीं बल्कि अवस्था को बदलने में खर्च होती है, उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाता है? उसे गलनांक कहते हैं बच्चों। गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिए। अगला सवाल ये रहा, जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में बदलता है उसे कहते हैं हिमांक बिंदु। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए दोस्तों। एनटीपीसी 7/4/2016। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति क्या है? ये दोस्तों गैस के रूप में होगा। 257 डिग्री सेल्सियस पे किस फॉर्म में होगा? ये गैस के रूप में होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए। जब पानी को आप उबालते हैं, खौलाते हैं, गर्म करते हैं, पानी का टेम्परेचर जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है ये गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। और जब पानी का गैस में परिवर्तन हो जाता है बच्चों, उसके बाद आप उसका टेम्परेचर बढ़ाइए, बढ़ाइए और बढ़ाइए, बढ़ते बढ़ते 257 डिग्री सेल्सियस पर ले जाइए, तब भी यह गैस अवस्था में ही रहेगा। इसको स्टीम कहेंगे, भाप कहेंगे, है ना? तो सवाल नंबर 817 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक करें। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है 3/12/2018 दोस्तों, दूसरी पारी का अगला सवाल आपके सामने है। पानी का क्वथनांक होता है, आप पानी का क्वथनांक जानते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना?
लेकिन दोस्तों आप इसको फ़ारेनहाइट में कैसे बदलाएंगे? फ़ारेनहाइट बदलने के लिए F-32/9 बराबर C/5। F-32/9 बराबर, जहां पे C लिखा हुआ है वहां पे 100 लिख दीजिएगा अपॉन 5 बराबर क्या हो जाएगा? 20। 20 नवा 180, 180 में 32 को जोड़ दीजिए बच्चों, तो F बराबर आएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करें। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पानी उबलने लगता है। और सेल्सियस में बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलना शुरू होता है। अगला सवाल बच्चों, सवाल नंबर 819। ये वाला सवाल आया था एनटीपीसी में 19/4/2016 को। पहला स्टेज, दूसरा शिफ्ट। हिमीकरण, फ्रीजिंग, तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? एक्सपेंशन के कारण होता है बच्चों। एक्सपेंशन का मतलब होता है जब पानी बर्फ में बदलता है, जैसा कि आपके पहाड़ों पर होता है, लेह में, लद्दाख में, द्रास में, और कभी कभी शिमला में, सिरमौर में, किन्नौर में, जो आपके पहाड़ी राज्य हैं। पानी पाइप के भीतर पानी टंकी से आपके घरों तक आ रहा है। रास्ते में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया और पानी बर्फ में बदल गया। जब पानी बर्फ में बदलेगा तो उसका आयतन बढ़ता है, और जब उसका आयतन बढ़ता है दोस्तों, तो पता है क्या होता है? पाइप फट जाती है। इस प्रक्रिया को एक्सपेंशन कहते हैं। ये अंग्रेजी में ऐसे लिखिएगा, एक्सपेंशन। ये है ना। तो हिमीकरण, तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा एक्सपेंशन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिए दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, पानी का क्वथनांक बिंदु केल्विन पैमाने पर क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल। सेल्सियस पैमाने पर 100 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 373 के 373 केल्विन। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए बच्चों। सवाल नंबर 820, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे आपके सामने ये रहा दोस्तों, उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब द्रव उबलना शुरू कर देता है? उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है? द्रव उबलता है बच्चों, उसको क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट। आरआरबी की ग्रुप डी का सवाल है बच्चों। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, पानी का क्वथनांक बिंदु सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है बच्चों। सवाल नंबर 822, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है, 28/9/2018 को पूछा गया था। सापेक्षिक आर्द्रता और वाष्पीकरण, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और वेपोराइजेशन, जल का वाष्पीकरण क्यों होता है? हिमांक बिंदु पर, संगलन तापमान पर, समस्त तापमान पर, क्वथनांक बिंदु पर। 823 नंबर सवाल। 823 के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। पानी का वेपोराइजेशन सभी टेम्परेचर पे होता है। वो टेम्परेचर चाहे 0 हो, 10 हो, 20 हो, 100 हो, 100 से भी ज्यादा अगर कर दें तो ऑलरेडी वो स्टीम में बदल जाता है दोस्तों। तो वेपोराइजेशन तो हमेशा होता रहता है, इसलिए आप ऑप्शन नंबर सी पे टिक मार दिए, समस्त तापमान पर। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल था ये। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है 824। कहा जा रहा है दोस्तों, उबलना एक सतही परिघटना है, गलन एक सतही परिघटना है, वाष्पीकरण हिमीकरण। दोस्तों अगला सवाल जो आपके सामने है उसके लिए ऑप्शन नंबर डी को टिक मार दीजिए। ये है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का मतलब होता है वेपोराइजेशन। जैसे पानी आपने भर के रखा है किसी बर्तन में, तो इसमें से पानी का वेपोराइजेशन क्या होगा? इस सतह से होता है, अंदर के पानी का नहीं। जो पानी सरफेस पे है, ऊपरी सतह पे है,
उसका वाष्पीकरण होगा दोस्तों 824 के लिए ऑप्शन नंबर सी। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है 5/10/2018 तीसरी पारी में मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ जल गर्मियों में भी ठंडा रहता है, किस वजह से ठंडा रहता है? वाष्प उत्सर्जन, संघनन, रूपांतरण, वाष्पन। सवाल नंबर 825 ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए, वाष्पन यानी कि वेपोराइजेशन के कारण दोस्तों मिट्टी के बर्तन में रखा पानी गर्मियों में भी ठंडा रहता है, वेपोराइजेशन होता रहता है और ठंडा रहता है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस प्रिंसिपल पर काम करता है? बहुत बढ़िया, सवाल नंबर 826 के लिए दोस्तों ये वाष्पीकरण के सिद्धांत पर काम करता है रेफ्रिजरेटर। सवाल नंबर 826 आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है दोस्तों, स्टेज पहला 28/4/2016 को पूछा गया था ये सवाल दूसरी पारी में। रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये सवाल अगर इम्तिहान में आता है तो आप टिक लगाइएगा वाष्पीकरण पे, है ना, ऑस्मोसिस पे नहीं, केंद्रापसरण पे नहीं, फैलाव पे नहीं, किस पे टिक लगाएंगे? वाष्पीकरण पे। आगे है, गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सवाल नंबर 827। तो अभी पिछले सवाल में आप लोगों ने देखा था रेफ्रिजरेटर में क्या किया था बच्चों, गर्मी को सोखने के लिए, गर्मी को अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण, जो तरल है उसको वाष्प में बदल दिया जाए, इस वाले थ्योरी का इस्तेमाल किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। सवाल नंबर 827 दोस्तों। अगला सवाल ये आरआरबी एनटीपीसी का सवाल था 31/3/2016 को पूछा गया था बच्चों, पहली पारी पहला स्टेज। गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत मिलती है, क्यों? पंखे की हवा से हमारा पसीना तेजी से वाष्प बन के उड़ जाता है, पंखे से हवा चलती है तो हमारे शरीर से अधिक गर्मी निकलती है। जी नहीं, ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए, पंखे की हवा से हमारा पसीना तेजी से वाष्प बन के उड़ जाता है और हमको ठंडक का एहसास होता है। सवाल नंबर 828 के लिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए बच्चों। सवाल नंबर ये सवाल 828 आरआरबी जेई में पूछा गया था येलो पेपर में 14/12/2014 को। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से कौन सी एक सतही घटना है दोस्तों? तो वाष्पीकरण एक सतही घटना है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। लोको पायलट और टेक्नीशियन का सवाल 13/8/2018 को पूछा गया था ये सवाल। अगला सवाल आपके सामने 830 किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? क्वथन की, संघनन की, वाष्पीकरण की, हिमांक की। क्वेश्चन नंबर 830। क्वथन जल्दी होगा, संघनन जल्दी होगा, हिमांक जल्दी होगा, वाष्पीकरण धीरे धीरे होगा दोस्तों, इसमें बहुत टाइम लगेगा। किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? मतलब 1 लीटर पानी को क्या करना है? क्वथन, संघनन, वाष्पीकरण, हिमांक, चारों ऑपरेशन के लिए आप चेक करेंगे तो वाइपोराइजेशन में सबसे ज्यादा समय खर्च होगा, है ना, उबलने में कम टाइम लगेगा। संघनन अर्थात जैसे बादलों से वर्षा की बूंदें बनती हैं उसको संघनन कहते हैं बच्चों, कंडेंसेशन। वहां भी तेजी से होगा वो प्रोसेस, क्वथन भी तेजी से होगा, हिमांक भी तेजी से होगा, लेकिन वाष्पीकरण धीरे धीरे होगा, उसमें बहुत समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिए। एएलपी और टेक्नीशियन का सवाल था 14/8/2018 का। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने ये है, ऊष्मागतिकी अर्थात थर्मोडायनेमिक्स इस यूनिट से। तो थर्मोडायनेमिक्स का पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है बच्चों, इनमें से कौन सा वैद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है? जूल का तापन नियम, इलेक्ट्रिक केटली, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इस्तेमाल होता है फ्यूज, ये 3 बातें जूल के तापन नियम पर आधारित हैं, लेकिन ये प्लग और स्विच नहीं है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए बच्चों। क्या करना है आपको? आपको ध्यान देना है कि वैद्युत प्लग और स्विच, ये जो 2 एपैरेटस हैं, ये तापन नियम पर आधारित
नहीं है। अगला सवाल आपके सामने बच्चों ये रहा, गर्मी सीधे थर्मल ऊर्जा का मापन से संदर्भित नहीं होती, अणुओं की गति से संदर्भित नहीं होती, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से स्थानांतरण, पदार्थ के थर्मोडायनेमिक गुण से संबंधित नहीं होती है। सवाल नंबर 832 आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है 19/4/2016 को, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अगला सवाल ये रहा है 832, कहा जा रहा है गर्मी सीधे किससे संदर्भित नहीं होती है, तो थर्मल एनर्जी के मापन से संबंधित नहीं होती है, बाकी इससे रिलेटेड होती है, इससे भी होती है और इससे भी होती है। अणुओं की गति से, विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से ट्रांसफर और पदार्थ के थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, इन तीनों बातों से संदर्भित होती है, रिलेटेड होती है, थर्मल एनर्जी के मेजरमेंट से रिलेटेड नहीं होती है। अगला सवाल आपके सामने बच्चों, स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह का तात्पर्य क्या होता है? स्थिर अवस्था में, सवाल नंबर 833, स्थिर अवस्था में ऊष्मा के प्रवाह का मतलब क्या होता है बच्चों? ऊष्मा प्रवाह नगण्य हो, दो बॉडी के बीच का तापांतर ना हो, ऊष्मा प्रवाह की दर स्थिर हो, या इसका प्रवाह समय पर आधारित ना हो, यही टिक मार दीजिए, ऑप्शन नंबर सी। बॉडी का टेम्परेचर समान दर से बढ़े, जी नहीं, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करें आप, दिस इज योर करेक्ट आंसर। आरआरबी के एएलपी और टेक्नीशियन का सवाल है बच्चों, ये 29/8/2018 को पहली पारी में पूछा गया था। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, 834, ऊष्मा गतिकी का शून्यवां नियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स। आप लोगों ने पढ़ा होगा ऊष्मा गतिकी का यानी कि थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ, पहला नियम, दूसरा नियम तो पढ़ते हैं आप, उसके पहले जीरोथ लॉ आता है बच्चों। वो क्या कहता है, इस बात को आपको देखना है। आरआरबी जेई का सवाल है, 2 बार पूछा गया है, 14/12/2014 और फिर 14/12/2014, एक रेड पेपर में, एक ग्रीन पेपर, मतलब एक ही दिन, एक ही तारीख को 2 अलग अलग सेट में यह सवाल शामिल किया गया था। इससे आप समझिए कि सवाल कितना जरूरी है आपके लिए, कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सवाल नंबर 834, ध्यान दें, 2 उष्मागतिक निकाय, निकाय मतलब सिस्टम, प्रणाली, 2 उष्मागतिक निकाय सदैव एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में होते हैं। यदि 2 प्रणालियां ऊष्मीय संतुलन में हैं तो तीसरी सिस्टम भी ऊष्मीय संतुलन में होगी। यदि 2 प्रणालियां तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मीय संतुलन में नहीं हैं तो भी वे एक दूसरे के साथ संतुलन में होंगे। जब 2 सिस्टम तीसरी के साथ ऊष्मा संतुलन में है तो वे एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में होती हैं। ये वाला करेक्ट है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दें। जैसे यूं समझिए कि इसका नाम है ए और इसका नाम है बी, उसका नाम है सी। कहा जा रहा है जब ए बी के बराबर है और ए सी के बराबर है तो बी और सी जरूर बराबर होंगे, यही बात कही जा रही है। जब 2 सिस्टम तीसरे सिस्टम के साथ ऊष्मीय संतुलन में हैं, यानी कि मिस्टर बी और मिस्टर सी ए के साथ ऊष्मीय संतुलन में हैं, तो वो आपस में भी ऊष्मीय संतुलन में होंगे। यही बात जीरोथ लॉ में कही जाती है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कीजिए दोस्तों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सही है? जल का विशिष्ट आयतन जब 0 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मा दी जाती है, पहले बढ़ता है और फिर घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, समान रूप से बढ़ता है, समान रूप से घटता है। आरआरबी लोको पायलट का सवाल है बच्चों, ये 835, गौर से देखिएगा। जल का विशिष्ट आयतन पहले घटेगा बच्चों और फिर बढ़ेगा, ये ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिए। 0 डिग्री सेल्सियस पर जब उसको आप ऊष्मा देंगे तो उसका वॉल्यूम, उसका आयतन पहले क्या होगा? कम होगा, फिर क्या होगा? बढ़ेगा। तो आप टिक मार दीजिए सवाल नंबर 835 के लिए ऑप्शन नंबर बी पे। लोको पायलट और टेक्नीशियन का 29/8/2018 का तीसरी पारी का सवाल था बच्चों। अगला सवाल आपके सामने, ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति क्या होती है? सवाल नंबर 836, बहुत अच्छा सवाल दोस्तों, आरआरबी जेई 2014 का 14/12/2014 रेड पेपर का सवाल है बच्चों। ये पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी की प्रवृत्ति क्या होती है? अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करें, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है,
जिसका तापमान लिया जाना है उसे स्पर्श किए बिना जिस उपकरण से उसका तापमान मापा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? सवाल नंबर 837। विकिरण या अवरक्त पायरोमीटर, भरण प्रणाली या फील्ड सिस्टम तापमापी, पारद वाली ग्लास तापमापी, ऊष्मा विद्युत पायरोमीटर। जिसका टेम्परेचर लेना है उसको टच ना करें। आपको बुखार है कि नहीं, आपके शरीर को बिना छुए यह देखना चाहते हैं, तो जिस उपकरण का इस्तेमाल करेंगे बच्चों, उस उपकरण को क्या कहते हैं? विकिरण या अवरक्त पायरोमीटर। इंफ्रारेड, अवरक्त मतलब क्या होता है? इंफ्रारेड। पायरोमीटर। मार दीजिए टिक। सवाल नंबर 837 आरआरबी जेई 14/12/2014 का सवाल ग्रीन पेपर का। पहला ऑप्शन सही है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर 838। एक उष्मागतिक सिस्टम में उष्मा संतुलन तब प्राप्त किया जाता है जब दो पिंड समान ऊष्मा तक पहुंचते हैं, समान ऊष्मीय ऊर्जा तक, समान एंट्रोपी तक, समान तापमान तक, समान आणविक ऊर्जा तक। सवाल नंबर 838 ऑप्शन नंबर सी को लॉक कीजिए। सवाल नंबर 838 के ऑप्शन नंबर सी। समान टेम्परेचर पे जब पहुंचेंगे बच्चों तब हम कहेंगे कि ऊष्मीय संतुलन में है। उनका टेम्परेचर जब इक्वल होगा तब हम कहेंगे कि समान तापमान तक पहुंच चुके हैं। आरआरबी जेई 14/12/2014 ग्रीन पेपर का सवाल था ये। अगला सवाल आपके सामने। एक उष्मागतिक प्रणाली में वह प्रक्रिया जिसमें आयतन स्थायी रहता है वह समदाब प्रक्रिया, सममितीय, सर्वोष्ण, समदेशिक क्या कहलाती है दोस्तों? 839 सवाल नंबर 839 के लिए क्या करना है दोस्तों? ग्रीन पेपर का सवाल है ये आरआरबी जेई के लिए। बड़े आराम से देखिएगा। समदाब नहीं हो सकता, रुद्धोष्म नहीं हो सकता, समदैशिक नहीं हो सकता, सममितीय। जब आयतन कांस्टेंट हो तब उसको कहते हैं बच्चों सममितीय प्रक्रिया या सममितीय सिस्टम। सवाल नंबर 839 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक करें। आरआरबी जेई का सवाल था ये। अगला सवाल आपके सामने देखिए, फिर से आरआरबी जेई का सवाल ग्रीन पेपर का। दाब और आयतन का गुणनफल तथा आंतरिक ऊर्जा के योगफल को क्या कहते हैं? किया गया कार्य कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं, एंथैल्पी कहते हैं, इनमें से कुछ भी नहीं कहते। सवाल नंबर 840 आरआरबी जेई का सवाल है बच्चों। बहुत बढ़िया सवाल 840। इसको कहते हैं दोस्तों दाब और आयतन के लिए पीवी और आंतरिक ऊर्जा यू के योगफल को क्या कहते हैं? एंथैल्पी कहते हैं दोस्तों। अगला सवाल पहुंचने से पहले देख लीजिए 840 के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आरआरबी जेई का सवाल है 14/12/2014 ग्रीन पेपर। आपके सामने अगला सवाल स्क्रीन पर आ रहा है। हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? उष्णता, इसको ऑप्टिक्स नहीं कहते, अकाउस्टिक्स नहीं कहते, रिलेटिविटी नहीं कहते, थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल 16/4/2016। दूसरा शिफ्ट, पहला स्टेज थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं दोस्तों, जिसमें हम लोग ऊष्मा के बारे में पढ़ाई करते हैं, हीट के बारे में पढ़ाई करते हैं। फिजिक्स की उस ब्रांच का नाम क्या है? उसे कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। अगला सवाल 842 क्या है दोस्तों? 842 गौर से देखिएगा 842 नंबर सवाल को। ऊष्मागतिकी के किस नियम के द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को जानते हैं? पहले नियम के थ्रू। ऊर्जा संरक्षण का नियम दोस्तों, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट। हीट को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना तो हम नष्ट कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इसका ख्याल आपको रखना है दोस्तों। सवाल नंबर 842 आरआरबी के सीनियर सेक्शन इंजीनियर का सवाल है 21/12/2014 को ग्रीन पेपर सेट नंबर 8। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है। किसका प्रयोग स्वचालित हीटिंग उपकरण में तापमान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? सवाल नंबर 843 बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। 843 रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर, विभव नियंत्रक, जी नहीं, थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। कहां पे? स्वचालित हीटिंग उपकरणों में तापमान को नियंत्रित करने के लिए आप कपड़ा प्रेस करने का जो आपके पास आयरन है उसके टेम्परेचर को आप काबू में रखना चाहते हैं, तो पानी गर्म करने का गीजर है आपके पास, उसके टेम्परेचर को आप काबू में रखना चाहते हैं, तो
थर्मोस्टेट का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों ऐसी जगहों पे। सवाल नंबर 843 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक करें। आरआरबी जेई स्टेज 2 1/8/2019 का सवाल है। तीसरी शिफ्ट का अगला सवाल आपके सामने आ रहा है 844। एक आदर्श गैस समीकरण के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन डेल्टा एच क्या होगा यदि ताप में परिवर्तन डेल्टा टी दिया गया है, जहां सीपी और सीवी दिए हुए हैं। तो क्या होगा बच्चों? सवाल नंबर 844। सवाल नंबर 844 के लिए ऑप्शन नंबर डी को CV अपॉन CP इंटू डेल्टा टी, CV अपॉन CP को डेल्टा टी से गुणा कर दें। ये होता है बच्चों एंथैल्पी में परिवर्तन, चेंज इन एंथैल्पी। सवाल नंबर 844 आरआरबी का सीनियर सेक्शन इंजीनियर 21/12/2014 को येलो पेपर सेट नंबर 7 का सवाल है बच्चों। ये आगे आपके सामने देखिए 845 ऊष्मा संतुलन हीट बजट क्या है? व्हाट इज द हीट बजट? तो हीट बजट दोस्तों है सूर्य से उत्सर्जित ऊष्मा और पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा के बीच संतुलन। सौर विकिरण पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच संतुलन, इसी को कहते हैं ऊष्मा संतुलन। अर्थात हमारी जो पृथ्वी है वह जितनी ऊष्मा ले रही है उतनी ही ऊष्मा दे रही है। इस अवस्था को कहते हैं ऊष्मा का संतुलन। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए बच्चों। आपके लिए जो करेक्ट आंसर है वो ये है ऑप्शन नंबर सी। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है 25/1/2021 को पूछा गया था दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने 846 नंबर उष्मा गतिकी का कौन सा नियम एंट्रोपी को डिफाइन करता है? सवाल नंबर 846 दूसरा नियम दोस्तों एंट्रोपी को डिफाइन करता है। ये सवाल पूछा गया था आरआरबी के सीनियर सेक्शन इंजीनियर में 21/12/2014 को सेट नंबर 7 येलो पेपर। तो दोस्तों इसी के साथ ये सवालों का सिलसिला यहीं पे हम करते हैं समाप्त। अपने दोस्त संतोष कुमार शर्मा को दीजिए आज्ञा। यूथ कंपटीशन टाइम्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको आरआरबी से संबंधित यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से संबंधित सभी प्रकार की सामग्री मिल रही है और मैं आपके लिए लेकर आता हूं भौतिक विज्ञान के सवाल। आपसे अगली मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।